नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन सरकार का 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वहीं मंत्री जगदीश देवाणा ने यह बजट पेश किया। इस बार का बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित रहा। तो आपको बताते चले किया जाएगा एवं लगभग 19 लाख जनजाति परिवारों सहित 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 200 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मैंने अपने विगत बजट भाषण में यह अवगत कराया था कि छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई संग्रहालय एवं जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का विस्तारीकरण किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इन संग्रहालयों के लोकार्पण से आम जनता जनजाति वर्ग के गौरवमय इतिहास से परिचित हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत रुपये 15 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना के अंतर्गत रुपये 100 करोड़, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत रुपये 803 करोड़ तथा सीएम राइज विद्यालयों हेतु रुपये 1,617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत रुपये 47,295 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2024-25 से रुपये 6,491 करोड़ अधिक है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्रीबाई फूले स्व सहायता समूह योजना संचालित की जा रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का आवास सहायता में रुपये 200 करोड़, छात्रावास योजना में रुपये 193 करोड़, छात्रवृत्तियों हेतु रुपये 1,019 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत रुपये 180 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्ग विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 32,633 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2024-25 से रुपये 4,733 करोड़ अधिक है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य विभिन्न परंपरागत व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। इन परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित करने तथा आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए सम्मानजनक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान उपलब्ध छात्रावासों को मेस तथा इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति, विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री तथा परिवहन भत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,786 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से गरिमापूर्ण जीवन यापन में असमर्थ वर्ग को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में हमारी संवेदनशील सरकार संकल्पित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना आदि के माध्यम से प्रतिमाह 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस बजट में सामाजिक पेंशनों के लिए रुपये 4,066 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 32,47,304 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में लगभग रुपये 5,730 करोड़ की राहत से लगभग 1,08,00,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 हेतु इस योजना में रुपये 7,132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आजीवन के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से परिवार अधिक आय प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 1-2 योजनाओं के स्थान पर उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं के लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके, इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। शासन की सर्वस्पर्शी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रसूति शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता आदि के अंतर्गत लगभग 49,39,000 श्रमिक हितग्राहियों को रुपये 3,917 करोड़ के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। असंगठित श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 1,74,00,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 42,000 हितग्राहियों को रुपये 300 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस योजना में इस वर्ष 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने एवं महिला रोजगार का बेहतर पारिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए नवीन योजना कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 5,772 बेड्स के हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। इसी तरह औद्योगिक कार्यबल हेतु भी जन निजी भागीदारी आधारित आवासीय व्यवस्था प्रोत्साहित की जाएगी। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,108 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 106 करोड़ अधिक है। युवा कल्याण, नई सोच और नए जोश से परिपूर्ण युवा वर्ग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने। तो वही मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट आज पेश किया गया। ये बजट 4,21,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवान ने मोहन सरकार का यह दूसरा आम बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 15% अधिक है। इस बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है, ना ही पुराने कर में कोई बदलाव किया गया है। इस तरह राज्य में कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा। जहां बीजेपी मंत्री इस बजट की सराहना कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के बजट पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने किसानों को सरकार से राहत मिली है। तो वहीं आपको बताते चले मोहन सरकार का ये दूसरा बजट पेश, और साथ ही आपको बताते चले कि ये बजट पेश में कांग्रेस प्रतिपक्ष भी सरकार पर हमला बोलती हुई कि ये कुछ युवाओं के लिए इसमें क्या खास नया है। साथ ही आपको बताएं, सरकार ने ना कोई नया कर लगाया है और ना ही पुराने कर में कोई बदलाव किया है। तो वहीं युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के खिलाफ जबलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि ये प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मंत्री के निवास के बाहर किया गया और उनके बयान की निंदा की। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चमन राय ने मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए कहा कि जब तक वे अपने बयान पर खेद व्यक्त नहीं करते, तब तक विरोध जारी रहेगा। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की, जिससे प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। वहीं युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और यदि मंत्री प्रहलाद पटेल माफी नहीं मांगते तो उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा। स्कूल नहीं बने हैं। हाँ, हम भीख मांगते हैं उन सड़कों के लिए जहां पर आज भी रोडें नहीं पहुंची हैं। तो अगर अधिकार
हर मांगना भीख मांगना है तो हम जनता के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ने के और उनके हर मुद्दे के लिए भीख मांगने को तैयार है। इस बात को हम कहने आए थे, कोई हमारा उनके घर का घेराव का नहीं था। हम ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन के लिए हमने ये रास्ता इसलिए, और मेरे सुनने में आया कि वहाँ 500 से 1000 लोग घर में बसा रखे हैं। तो अगर डेमोक्रेसी में अगर हम अपनी बात नहीं उठा सकते, अरे 500 से 1000 लोग तो तब बुलाने थे जब हम आपका घर का घेराव करने आते। हम तो अपनी बात कहने आ रहे थे, तो आप समझिए। तो वहीं कांग्रेस की मंत्री से माफी की मांग की जा रही है। कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद के बयान पर ये विवाद, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही मंत्री से माफी की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के विकास का बजट बताया। उन्होंने कहा ये बजट मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 2047 में के रोड मैप के अनुसार तैयार किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य सरकार और सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बजट को राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। ये बजट प्रदेश के विभाग और समृद्धि की दिशा में एक अहम पहल है। मंत्री ने यह भी कहा कि बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो राज्य के आर्थिक विकास को और मजबूत बनाते हैं। मध्य प्रदेश के विकास का बजट है। 2047 का जो रोड मैप है उसके अनुकूल बजट है। जितने भी हम पैरामीटर्स में ऊंचाइयां छू सकते हैं, तेज गति के साथ, वित्तीय अनुशासन के साथ हम उस ऊंचाई के छूने तक जो गति होनी चाहिए उसको बनाकर रखने वाला बजट है। ग्रामीणों पर आपका है सर। मुझे लगता है आंकड़े आपने भी सुने हैं। मैं सरकार का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी का। तो वहीं मध्य प्रदेश के मोहन सरकार का दूसरा बजट आज पेश किया गया। ये बजट 4,21,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवाड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा आम बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 15% अधिक है। इस बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया और ना ही पुराने कर में कोई बदलाव किया गया है। इस तरह राज्य में कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा। जहां बीजेपी मंत्री इस बजट की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के बजट पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने किसानों को सरकार से राहत मिली है। सर्वव्यापी बजट है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। ठीक सर, बजट जो है उसको लेकर के विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि अच्छा बजट नहीं है, सिर्फ दिखावे का है। ये उनके संकुचित सोच का दायरा है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक बजट डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नारी शक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता, सड़क, और आप जानते हैं कि हमारा ये प्रदेश कृषि पर आधारित है। सिंचाई में आने वाले वर्षों में हम 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। मैं मोहन यादव जी को, वित्त मंत्री जी को, पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। ठीक है भाई साहब। देखिए, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं का बजट है, हर वर्ग का बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों की बात करें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में युवाओं को, आप स्किल डेवलपमेंट की आपने बजट में बात करी, लेकिन कितनों को नौकरी मिली? कितने स्किल डेवलपमेंट में ITI से पास हुए और कितनों को नौकरी मिली? और अगर PSC के छात्र अगर धरने में पूरे देश में बैठ रहे तो उनके लिए आपने कहाँ द्वार खोले? शिक्षा कर्मियों के लिए आपने कहाँ द्वार खोले नौकरियों के? किसान की बात कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में 5 रुपए कनेक्शन था, वो वित्त मंत्री जी के भाषण में गायब हो गया। तो किसान को ना आप 5 रुपए कनेक्शन की आपकी स्पष्ट नीति नहीं है, आपकी उनके खाद को लेके स्पष्ट बजट प्रोविजन नहीं। लेकिन राम गमन पथ के लिए भी इनने पैसा रखे 30 करोड़ रुपए। लेकिन क्या राम के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या 30 करोड़ों के अंदर राम गमन पथ बन जाएगा? बताए भारतीय बीजेपी की सरकार। तो मैं समझता हूं लाडली बहना के पैसे 3,000 नहीं बढ़ाए गए और उनके बहनों को कम कर दिए गए। नाम सूची में से 3 लाख नाम कम कर दिए गए। प्रदेश
के सांची उद्योग को बेचने की तैयारी हो रही है, अमूल डेयरी को धीरे पीछे के रास्ते से। प्रदेश में भुखमरी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे भुखमरी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश भुखमरी भी कुपोषण का शिकार। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग के खिलाफ है, जनता ठगी है, कर्ज का बजट है और कर्ज पैसे लो घी पियो, ये बीजेपी ने पिछले 20 साल में सीखा है। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता का बजट नहीं है। धन्यवाद। आ गई ना सब बातें आ गई। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पटीदार के तहत जिला पंचायत साधारण सभा और सामान्य प्रशासन शाही स्थिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जल निगम खराब सड़कों को तुरंत ठीक करे। ऐसी सड़कें जो पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान ठेकेदार के तहत खराब कर दी जाती थी, उनको तुरंत ठीक करे। इसके साथ ही पाइपलाइन डालने का कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग और निर्देशित किया जाए जिन अस्पताल में के पद रिक्त हैं वहां पर नए व्यक्ति को नियुक्त करें और स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को दुरुस्त करें। एमपीईबी विभाग खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदले और औद्योगिक क्षेत्र में लाइट की कम से कम कटौती की जाए। इसके साथ कृषि विभाग, औद्योगिक विभाग और वन विभाग एवं अन्य सभी विभागों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, जनपद अध्यक्ष वसंत शर्मा, साधारण सभा के सदस्य, जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न समस्याओं को लेकर इस फोरम पे बात रखी जाती है। आज जल जीवन मिशन के द्वारा जो सड़कें खोदी गई उनको लेकर भी सदन में आक्रोश व्यक्त किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जो पंच परमेश्वर योजना के तहत सुंदर सड़कें बनी थी उनको बेतरतीब तरीके से खोद दी गई है, उनका पुनर्भरण ठीक ढंग से नहीं किया। इस विषय को लेकर भी बात हुई। और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री सड़कें हैं वो बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, उनको लेकर भी विभिन्न विषयों को लेकर जिला पंचायत की बैठक में आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो जिला पंचायत स्तर पर जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको पूरी तरह से पालन करके, और अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। जैसे इस अभावग्रस्त बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं उनके साथ भी अभी एक घटना आपके सामने ही आई है कि उन बच्चों को बरगला कर उस बच्चे पे दबाव बनाकर शेष बच्चे जो जिनका अभावग्रस्त परिवार से यहाँ आते हैं और सरकार उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था करती है तो गुणवत्तापूर्वक भोजन नहीं मिलता। इस बात का विषय उठाने पर उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। उस अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। आपके द्वारा बहिष्कार भी किया गया था। जो आदिम जाति विभाग की अधिकारी है रेखा पांचाल, उनके द्वारा हमारी जो माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत है उनके सामने जिस प्रकार का जो व्यवहार, उनके बोलने का जो तरीका था वो मुझे अपमानजनक लगा। तो भाई जब सदन में अध्यक्ष की गरिमा नहीं है तो सदन में बैठना खुद का अपमान है, इसलिए मेरे मन में आक्रोश आया। लेकिन माननीय सीईओ जिला पंचायत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात बैठक में शामिल हुआ। धन्यवाद। गई हैं जिसमें जल जीवन मिशन, विद्युत विभाग और ऐसे 3-4 विभागों ने अपने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं और जहां कहीं भी कमियां हैं उनको तुरंत ठीक करने के लिए निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। साथ ही खनिज विभाग, आदिम जाति विभाग, इन विभागों की समीक्षा भी हमारे जिला पंचायत की आज इस साधारण सभा की बैठक में रखी गई है, जिसमें खनिज, हमारी जो मंदसौर जिले की प्रभारी खनिज अधिकारी हैं वो बिना संज्ञान में लाए हैं और बिना अनुमति के आज जिला पंचायत की बैठक में अनुपस्थित रही हैं। इसलिए उनके खिलाफ भी आज तीसरी बार निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। और आदिम जाति विभाग के लिए भी सभी सदन ने नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रेवास देवड़ा रोड पे जो हमारा आदिम जाति विभाग का जो हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ के कई विद्यार्थियों पर एफआईआर हमारी जो विभाग की अधिकारी महोदया है उनके खिलाफ, उन्होंने बच्चों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर का जो मुद्दा सामने आया है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपसी द्वेष के कारण बच्चों पर एफआईआर हुई है और बच्चों को हॉस्टल से निकाल भी दिया गया है। तो हमारा तो बस यही कि एक बच्चे जो हैं वो उनकी एक बार जांच की जाए और जो भी विषय सामने आता है और अगर उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है तो
तो वहीं छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 स्थित पटवा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां 2 बच्चों की मां ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जान देने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही आसपास के लोगों ने महिला को कुएं में कूदते हुए देखा तो उन्होंने तत्काल उसे वहां से बचाने का प्रयास किया, लेकिन देर होने के कारण महिला की मृत्यु हो गई। ये कुसमा निवासी दीपा पटेल है, पति नीरज पटेल, वार्ड नंबर 13 की है। और अचानक से हमें जरिए फोन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इन्होंने कुएं में छलांग लगा दी है। पुलिस बल के साथ हमने जाकर के वहां देखा, क्योंकि डेड बॉडी डूब चुकी थी। नगर पालिका और आम लोगों के सहयोग से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या मामला। और महिला की उम्र 27 वर्ष। कहाँ के निवासी है? क्या घटना हुई है आज? क्या घटना हुई है आज? कब की घटना है? 11 बजे। क्या नाम था पत्नी का? दीपा। कितनी उम्र होगी? क्या वजह है सामने आई? वजह कुछ नहीं, मानसिक बीमारी। अब आप कहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ? हाँ, सीर घर के पास सरकारी अस्पताल। तो वहीं मंदसौर पुलिस थाना नई आबादी के तहत चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया गया है। 4 राज्यों में चोरी करने वाली ये गैंग 4 आरोपियों को पकड़ने में मिली सफलता। तो वहीं आरोपियों के तहत 4 राज्यों में 20 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का उन्होंने स्वीकार किया। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से 20 लाख रुपए कीमती मुद्रा को भी बरामद किया गया। हाँ, मंदसौर पुलिस के द्वारा बड़ी एक जो है चोरियों का खुलासा किया गया। करीब एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रही थी। 4 चोर हैं, उनको पकड़ा गया। इनसे मंदसौर जिले के 11 जगहों पे 20 लाख की चोरी है, उसका रिकवरी किया गया है। इसमें जो इन्होंने 20 जगह चोरियां करना स्वीकार किया है। हमारे इसमें जो ज्वेलरी है, 20 लाख की ज्वेलरी, उसका सोने चांदी के आभूषण, उसको रिकवर किया गया। साथ में जो सुनार थे, जो कि इसमें आदतन खरीदा करता था चोरी का सामान, जो नीमच जिले के, उनको भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। और इसमें जो ओवरऑल जो कार्रवाई, इसमें थाना प्रभारी वाईडी नगर, थाना प्रभारी नई आबादी और उनका नेतृत्व जो कर रहे थे एडिशनल एसपी मंदसौर और सीएसपी मंदसौर, उनकी सराहनीय भूमिका रही है इस पूरी चोरी के खुलासा में। तो वहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन काफी खास है। मध्य प्रदेश को मोहन सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को सदन के पटल पर रखा। कुल 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट सदन में किया गया पेश। तो वहीं सरकार ने अपने बजट में सभी वर्गों पर फोकस किया। महिलाओं, छात्रों से लेकर किसानों तक के लिए कई सौगातें भी दी। सरकार की माने तो ये बजट मध्य प्रदेश को और ज्यादा उन्नत और समृद्ध करने वाला होगा। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। मोहन सरकार ने आज मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात दी है। सदन में बजट पटल पर रखा गया। इस बजट की घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की। बता दें कि मोहन सरकार के बजट में योजनाओं की झड़ी लगी, लेकिन कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया, न टैक्स दर बढ़ाया गया। इस बजट का फोकस रोजगार, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और कृषि पर बेस रहा। इस बजट के पेश होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक भी की और बजट के बारे में ब्रीफ किया। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना अर्थात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर के भी किसानों की बेहतरी के लिए 850 करोड़, डेयरी विकास का मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने एमओयू करते हुए किसानों को दूध पर जैसे फसल पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे 5 रुपये लीटर दूध पे बोनस देने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा, आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश में एकमात्र नदी नर्मदा बल्कि विश्व में जिसकी परिक्रमा होती है, तो नर्मदा जी की परिक्रमा सुव्यवस्थित हो सके, यात्रियों को सुविधा मिले, सभी घाट और बाकी सुव्यवस्था चलाई जा सके, तो ऐसे सारे प्रबंधन के लिए
हमने उसकी भी धनराशि 25 करोड़ से शुरू की है और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। गीता भवन, हम सब जानते हैं कि पहले अपने अपने शहरों में टाउन हॉल हुआ करते थे, लेकिन टाउन हॉल धीरे धीरे खत्म हो गए, तो चरणबद्ध रूप से गीता भवन बनाने की हमने घोषणा की है। ये गीता भवन के लिए अपने नगर निगम से नगर पालिका क्रमशः शहरी क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की धनराशि का इसमें प्रबंधन किया गया है। गोपालन के लिए जिसके घर में गाय उसको गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो गोकुल, तो ऐसे गोकुल से वृंदावन गांव की कल्पना की गई है हमारे लिए। ऐसे मुख्यमंत्री वृंदावन गांव योजना के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। सीएम युवा शक्ति योजना, जैसे मैंने कहा कि युवाओं के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, इसमें 25 करोड़ का अलग से प्रावधान किया। देवी अहिल्या की ये 300वीं जयंती है, ऐसे में देवी अहिल्या के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी 25 करोड़ की, न केवल हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे बल्कि ठोस कार्यक्रम करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया है। बहनों को, खासकर कामकाजी बहनों को जो बड़े स्थान पर कहीं रोजगार के लिए जाती आती है, उनको रुकने के लिए छात्रावास की व्यवस्था, तो कामकाजी बहनों के छात्रावास के लिए 100 करोड़ की धनराशि हम देने जा रहे हैं। जैसा हमने पहले भी घोषणा की थी कि हम परिवहन सेवा प्रारंभ करने वाले हैं राज्य के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।